Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with another chapter for class 12 political science. Name of the chapter is globalization. Children, I would like to convey my thanks to many of you who keep writing comments on my videos and keep appreciating the work I am doing. I am really very thankful to you. Second thing is that whenever I post a class 10th video for social science, so I keep getting comments कि मैम पहले आप क्लास 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए. तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा. मैंने जब भी कभी कहीं भी पढ़ाया है, मेरा सिलेबस हमेशा टाइम से कंप्लीट होता था, जो भी स्कूल वाले डेडलाइन देते थे. सो जस्ट रिलैक्स, सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद आपको रिवीजन भी कराऊंगी, क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी. तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास, ग्लोबलाइजेशन. द चैप्टर बिगिंस विथ हाईलाइटिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां पे, और उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो रिलेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से. सो आई विल डिस्कस द एग्जांपल्स फर्स्ट to relate it with the meaning of globalization. Okay, so let's talk about it. Janardhan. So Janardhan, basically he works in a call center, and when he enters his office, in fact he changes his name also. He is being called as John. He acquires a new accent. जिस तरीके से वो अपने घर में बात करता है, उस तरीके से वो बिल्कुल भी ऑफिस में बात नहीं करता है. उसके जो क्लाइंट्स हैं, दे आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम हियर एंड ही वर्क्स ऑल नाइट. उसकी जो छुट्टियां हैं वो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती हैं, यूएस कैलेंडर के हिसाब से होती हैं, क्योंकि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं. और ये जो क्लाइंट्स हैं उनसे वो कभी भी फिजिकली नहीं मिलेगा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ जनार्दन इन विच इट इज बीइंग हाईलाइटेड that what is he doing? He is providing services. So this is the globalization of services. Sitting in India at one place, he is providing services to his clients who are sitting thousands of miles away from him. Second example is of Ramdhari. So Ramdhari wants to buy a birthday gift for his daughter who is 9 years of age, and he wants to buy a gift, or now he wants to purchase a cycle which is affordable as well as reasonable in price. मतलब affordable भी है, reasonable quality भी है, दोनों चीजें हैं. तो वो एक इस तरीके का साइकिल ढूंढ रहा है. अब वो साइकिल मिल जाती है उसे, and he buys that cycle, and this cycle is manufactured in China and marketed in India. तो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया की मार्केट में बिक रहा है, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं. So this is called as movement of goods. Now third example is of Sarika. Now Sarika is the first generation student, in the sense कि उससे पहले उसकी फैमिली में किसी फीमेल ने ऐसे इंडिपेंडेंट करियर चूज नहीं किया था जो सारिका ने यहाँ पे डिसाइड किया. तो she is got influenced, like there is a conflict of values. हम मतलब जो यहाँ पे हमारे को मतलब उसको सिखाया गया था कि उसको मतलब पढ़ाई के बाद वो इंडिपेंडेंट करियर नहीं ले सकती है, या लड़कियों को ये अलाउड नहीं है. बट वो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, और यू कैन से बिकॉज ऑफ दिस so much of knowledge available, she is able to take a call and she wants to pursue an independent career. So ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, जिन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू ये हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन है मूवमेंट ऑफ आइडियाज और वैल्यूज, और स्प्रेड ऑफ आइडियाज और वैल्यूज अक्रॉस द होल ग्लोब. सो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हाईलाइट किया है यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स ने. लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है, या आप ही कह सकते हो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जिनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड. क्रॉप फेल होने के साथ साथ जो रीजन था वो ये था कि उन्होंने जो सीड्स खरीदे थे मल्टीनेशनल कंपनी से,
वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। अब मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है, मतलब जो एक कंपनी अपने बहुत सारी कंट्रीज में अपना, मतलब आप कह सकते हो कि बिजनेस करती है या इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी से उन्होंने हाई रेट्स पे सीड्स खरीदे थे और क्रॉप फेलियर हो गया तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और उनका यहाँ पे बहुत लॉस जो हुआ वो यहाँ पे हाईलाइट करता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Second is many retail shopkeepers fear that they would lose their livelihoods if international companies open retail chains in the country. See, globalization actually अब जो हम बात कर रहे हैं इन एग्जांपल्स की, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी वर्किंग है, यहाँ पे फंक्शनिंग है। या अगर हम जो बात करते हैं एफडीआईज की या हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, वो सब इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो जो एनसीईआरटी में पहले के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जब इस तरीके से हुआ कि जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन फॉलो किया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और अलाउ किया एमएनसीज को या प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ के जो हमारे वाले रिटेलर्स थे उनको ये टेंशन हो गई या चिंता हो गई कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जब वो यहाँ पे रिटेल चेन्स खोल देंगी तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पर बहुत असर पड़ेगा। थर्ड इज अ मिलिटेंट ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटनिंग गर्ल्स वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स। अब ये भी बहुत बार न्यूज में आता रहता है कि जैसे आजकल हमारे यहाँ पे हर तरीके की जो ड्रेसेस हैं वो पहनी जाती हैं। लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, लड़के भी जीन्स पहनते हैं, और हर तरीके की जो वेस्टर्न कल्चर है एक्चुअली उसको भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है कि द वर्ल्ड इज कनेक्टेड नाउ। तो यहाँ पे लेकिन ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनको ये सब पसंद नहीं है, तो वो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इशू करते रहते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये हाईलाइट करते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। सो अब एक्चुअल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या? What is globalization? So when we talk about globalization, meaning की अगर हम बात करें, so globalization involves various types of flows. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो ये मूवमेंट है इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो क्या मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है? So ideas moving from one part of world to another. मतलब sitting at home today we have this internet connectivity that we can read all kind of material available on net. We can watch movies related to cultures of other country. We can seek any kind of knowledge. So ideas moving from one part of world to another. Capital shunted between two or more places. मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो क्या हो रहा है उससे? कैपिटल मूवमेंट, पैसे की मूवमेंट हो रही है, कैपिटल की मूवमेंट हो रही है। कमोडिटीज ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज हैव लिबरलाइज्ड देयर इकोनॉमीज नाउ, सो बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रेड बैरियर्स होते थे पहले, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, वो काफी रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से कमोडिटीज जो है, गुड्स और कमोडिटीज इधर उधर आराम से ट्रेड हो रहा है। पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग भी बहुत ज्यादा आजकल बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ये सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज की भी अगर हम बात करें तो सब जगह ये हो रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग बाहर जाते हैं अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी मतलब लाइवलीहुड के लिए, कि वो अच्छा कमा सकें, अच्छा पढ़ सकें। तो ये चार जो मूवमेंट हो रही है, इन सबको मिला के हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज वेरियस कंट्रीज हैव देयर ओन वीजा रूल्स। और मतलब जो लोगों की मूवमेंट है वो इतनी फ्री फ्लोइंग नहीं है कि जिसका जब मन किया वो उठ के दूसरे देश में चला गया। लोगों की मूवमेंट से रिलेटेड वीजा की जो लिमिट्स है वो फॉलो की जाती है। नेक्स्ट इज नाउ कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड टुडे, बट ये सब हुआ कैसे, कारण क्या रहे? See, when we talk about globalization, सबसे important रोल जो यहाँ पे है, that is the role of technology. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड कि discuss the role of technology in, you can say, making this globalization easier or smooth.
द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, आप ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो. द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, द टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इन सब ये जो टेक्नोलॉजी हुई, एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ कि लोग एक जगह बैठ के दूसरी किसी भी पार्ट में जो लोग बैठे हैं या हैं उनसे कनेक्ट हो पाए, उनके बारे में जान पाए. The ability of ideas, capital and commodities and people from one part to another has been made possible largely by technological advances. Even communication के साथ साथ जो transportation में improvement हुई है वो भी इससे directly related है. Realization about second point. First was how technology has made this globalization easier. Second is realization about interconnectedness. See, अगर हम बोले कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, लेकिन जब तक लोग इस बात से अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग इस जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो सेकेंड इज रियलाइजेशन अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. लाइक पीपल हैव आल्सो एक्सेप्टेड इट. दे आर नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. The events which are taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे अगर कोई एक घटना घट रही है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज या दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है. बुक में एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू का दिया हुआ है, लेकिन आप कोरोना का एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हो. तो आप देख रहे हो कि आज मतलब हम उस चीज को आज जी रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कैसे दूसरी जगहों पे जो इवेंट्स होते हैं उनका असर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है. तो ये लोगों को अब रियलाइज हो गया है और लोग इन चीजों से अवेयर हो गए हैं कि ये इंटरकनेक्टेडनेस कितनी जरूरी है या कितना इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली है. सो दिस इज causes, I have discussed the causes of globalization. Next is historical context of globalization. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब अभी बहुत ही कोई नया प्रोसेस है. एक्चुअली अगर हम बात करें पुराने टाइम की, जो हमारा जो मतलब पुराने टाइम में भी जो ट्रेडर्स ट्रेड करते थे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज में या पार्ट्स में वो गए और ट्रेड किया, इसी के साथ साथ कमोडिटीज का जो एक्सचेंज था वो उस टाइम में भी होता था. ठीक है, तो मतलब ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन नया नहीं है, ग्लोबलाइजेशन पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन डिफरेंस क्या है उस टाइम के ग्लोबलाइजेशन में और आज के ग्लोबलाइजेशन में, मतलब यूनिकनेस क्या है, डिफरेंट क्या है, वो है स्पीड. मतलब पहले जो था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था. मतलब कम्युनिकेशन के जो मतलब साधन थे वो इतने इम्प्रूव नहीं थे, ये ट्रांसपोर्टेशन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो था और सब लोग सब जगह नहीं जा पाते थे. लेकिन अब क्या हो गया है, क्या है यूनिक? द यूनिक इज समथिंग डिस्टिंक्ट अबाउट कंटेम्परेरी ग्लोबलाइजेशन. के बारे में यूनिक क्या है? द स्पीड एंड द स्केल. सो नाउ इट इज हैपनिंग एट द लार्ज स्केल और स्पीड भी बढ़ गई है, हर चीज फास्ट मूव कर रही है. तो ये डिफरेंस है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की और कंटेम्परेरी ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो. ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Let's talk about the various dimensions of globalization. Globalization is a multi-dimensional concept. We can see globalization happening around us in various areas, or we can also see the impact of globalization happening in different areas. So here I am going to talk about three dimensions: political dimension, economic dimension and cultural dimension. So let's start with political consequences of globalization. When I talk about political consequences of globalization, there are three aspects to it which I am going to discuss. The first is globalization results in an erosion of state capacity. State capacity means what the state can do or what is the ability of state to do. If we look back in times, old times we talk about, so the state used to perform all kind of functions. Whether you talk about economic functions, political functions or social, everything was being done by the state.
बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो इरोड हो रही है। कैसे हो रही है? द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट दैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शंस। अब स्टेट जो है उसके जो फंक्शंस है वो रिड्यूस हो गए हैं और वो सिर्फ कोर फंक्शंस परफॉर्म करती है। कोर फंक्शंस है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी। तो ये दो हैं चीजें जिन पे सारा का सारा फोकस है स्टेट का। इट इज द मार्केट दैट हैज बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। और ये जो स्टेट का रोल था अब ये रोल पास ऑन हो गया है मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम पे। आप कह सकते हो कि जिस तरीके से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी फॉलो की जा रही है आज की तारीख में, तो वो मेन बन गया है एंड दैट डिटरमाइंस लोग जो सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी है उसको डिटरमाइन करती है मार्केट। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड इज द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। लेकिन ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से स्टेट की बिल्कुल इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि अगर हम स्टेट की बात करें तो उसकी जो अभी भी उसकी जो प्राइमेसी है, मतलब उसका जो मेन प्रोमिनेंट प्लेस है वो अभी भी अनचैलेंज्ड है इफ वी टॉक अबाउट स्टेट एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी और बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पहले से होते आ रहे थे या अभी भी नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो जो कॉन्फ्लिक्ट 1947 में शुरू हुआ वो अभी तक कंटिन्यूड है। और अगर हम देखें इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो सारे रिसोर्सेज पहले स्टेट ओन करती थी वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे वो पास ऑन हुए प्राइवेट एक्टर्स को। लेकिन फिर भी अगर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात आती है सो मेन रोल यहाँ पे स्टेट का ही होता है। मार्केट कैन नॉट परफॉर्म अ रोल हियर। तो ये जो चीज है वो है इस चीज के फेवर में कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का रोल रिड्यूस नहीं हुआ है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। दी राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज हैव नॉट सीज टू मैटर, कि कंट्रीज के बीच में जो राइवलरीज थी, दुश्मनी थी, वो अभी भी खत्म नहीं हुए, मतलब वो अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड एस्पेक्ट इज स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला एस्पेक्ट था कि स्टेट की कैपेसिटी कम हो गई है, सेकेंड एस्पेक्ट था कि स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस नहीं हुई है, थर्ड है कि स्टेट की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जो जिस टाइम जिस उसमें समय में हम अभी रह रहे हैं तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कम्युनिकेशन एडवांसमेंट की वजह से, प्रोसेस की वजह से, तो उससे जो स्टेट है, स्टेट का भी जो दायरा है वो बड़ा है, तो इट कैन नाउ बेटर रूल इट्स सिटीजन्स। This way you can say the role of state has increased or it has got a boost due to globalization. Second is economic dimension. When I talk about economic dimension, first I will discuss what economic globalization is. Then I will come to the consequences. So the mention of economic globalization draws our attention to the role of international institution. To begin with, अगर हम बात करते हैं सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में सीधा सीधा हमारे दिमाग में आता है कि जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं शायद उनकी बात हो रही है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो जो वो रेगुलेशंस बनाते हैं वही सारी की सारी जो कंट्रीज है वहां पे फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी मोर एक्टर्स, और भी एक्टर्स हैं जो इसका पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या डायमेंशन की, कि ये इकोनॉमिक गेन्स जो है, मतलब किसको ये इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, या किसको और ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो हु इज गेटिंग द मोस्ट, हु इज गेटिंग द लीस्ट एंड हु इज लूजिंग आउट, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक फ्लोज। जो भी हमने फ्लोज की बात की ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग में कि फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डायमेंशन। तो वो सारा यहाँ पे आ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ट्रेड भी काफी बढ़ गया है सारी कंट्रीज के बीच में। अगर हम बात करें वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इट हैज लेड टू द रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस अबाउट मूवमेंट ऑफ कैपिटल। रिस्ट्रिक्शंस बनी है कैपिटल की मूवमेंट पे, जो घटी है, रिड्यूस हुई है।
स्प्रेड ऑफ आइडियाज पूरे वर्ल्ड में आइडियाज का स्प्रेड हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। ये तो था इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट और मीनिंग। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, सो अगेन देयर आर टू सेट ऑफ opinions. First is that there are some people who are worried about this. They are worried about withdrawal of state. मतलब ये जो स्टेट की कैपेसिटी का विड्रॉल हुआ है या स्टेट का रोल कम हुआ है, उससे लेके वो काफी वरिड है एंड दे एम्फेसाइज द नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो ये है कि पहले जब सारे के सारे रिसोर्सेज स्टेट ओन करती थी या स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के नाम से जानी जाती थी, तो स्टेट उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज प्लान करती थी। और काफी सारे अभी भी ऐसे लोग हैं कंट्रीज में जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से इन सेफ्टी नेट्स की जरूरत है। सो ये जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं जो स्टेट की तरफ से बनाए जाते हैं, वो उनकी जरूरत अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी स्टेट पे डिपेंड करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्पेशली पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीक, उनको इन सेफ्टी नेट्स की जरूरत है। बट अगेन देयर आर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज में हम बात करें तो यू कैन से दैट इट इज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द लार्जर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है डीरेगुलेशन की वजह से। डीरेगुलेशन मतलब कि जो पहले जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन स्टेट करती थी, अब वो डीरेगुलेशन हो गया है उसमें और स्टेट का रोल वहां पे कम हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करने लगे हैं। ये जो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक प्रोसेस है, उससे ज्यादा लोगों का फायदा हुआ है। सो दिस इज one point in favor of economic globalization. And next point is the people who support this, or they are give arguments in favor of this. They say that globalization is inevitable and it is not wise to resist this march of history on earth. तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। जब हम कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन हमें हर तरीके से अफेक्ट करता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम क्या खाते हैं, हम क्या देख रहे हैं, मतलब किस तरीके के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, या हम क्या पहन रहे हैं, इनफैक्ट कैसे हम सोच रहे हैं, उन सब चीजों को अफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। दिस इज पार्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। The cultural effect poses a threat to cultures in the world. ये है एक नेगेटिव पॉइंट इससे रिलेटेड कि ये जो इफेक्ट है, ये जो असर है कल्चरल, इसकी वजह से पूरी जो कंट्रीज हैं उनमें जो कल्चर फॉलो किया जाता है ट्रेडिशनली, उसको ये असर डालता है। इट लीड्स टू राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर विच इज कॉल्ड एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो ये जो यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है कि सब लोग एक ही जैसी मतलब कपड़े पहन रहे हैं, एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, ये एक यूनिफॉर्म कल्चर को जन्म दे रहा है। लेकिन ये ग्लोबल कल्चर नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सब इसको सेम तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज नॉट ग्लोबल कल्चर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी मतलब वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे तो अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल डोमिनेंट कंट्री होती है वो अपने कल्चर को इम्पोज कर रही है जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज है उनके ऊपर। तो अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें तो ये गलत है, क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ वैल्यूज या डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि अगर हम बात करें हमारे जो खाने पीने से लेके पहनावे तक, उन सब चीजों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है। और ये सिर्फ हमारी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी लेकिन है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के। द आउटसाइड इन्फ्लुएंस एनलार्जेस आवर चॉइस। एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो हमें अब ये हमारे सामने अवेलेबल है, हर तरीके का खाना, हर तरीके के कपड़े या हर तरीके के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, ये हमारी चॉइस को बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं। हमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हमें यही खाना है या हमें यही पहनना है।
तो यहाँ पे इस बात को हाईलाइट किया गया है कि अगर हम बात करते हैं जीन्स पहनने की, कि विच इज एन वेस्टर्न थिंग विच वी आर वेयरिंग, या अगर हम बात करते हैं बर्गर खाने की, कि हम बर्गर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसका मतलब लेकिन ये तो नहीं है कि हमने डोसा खाना छोड़ दिया है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने साड़ी पहनना छोड़ दिया है। तो जो हमारी कल्चर की चीजें हैं हमने उनको नहीं छोड़ा है, बस हमारी चॉइस बढ़ गई है और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जीन्स का यहाँ पे रिलेट करूं एक एग्जांपल, कि जैसे हमारा जो खादी का कुर्ता है वो वेस्टर्न कंट्रीज के भी बहुत सारे यंग लोग हैं, अगर या वहां के कुछ लोग हैं जो खादी का कुर्ता जीन्स के ऊपर वहां पे भी पहनना पसंद करते हैं। सो इट इज लाइक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है। सो इट मे मॉडिफाई आवर कल्चर बट विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल। तो ये हमारे को मॉडिफाई कर सकता है हमारी चॉइसेस को, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल टेस्ट है या कल्चर है उसको ये खत्म नहीं कर सकता। इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। बल्कि हो क्या गया है कि जो ऑलरेडी किसी भी कंट्री में जो कल्चर पहले से फॉलो किया जा रहा था अब वो और ज्यादा डिफरेंट हो गया है और डिस्टिंक्टिव हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. So these are the two terms which you should understand as far as the cultural dimension of globalization is concerned. So this was part 1 for this chapter. Now I will complete this chapter in the second part on globalization. Stay tuned for that. Thank you so much.